एक अजीबोगरीब बातचीत शुरू हुई है सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें इजराइल भी है, जिसमें कतर भी है, लेकिन वो नहीं है जिनके साथ जंगबंदी होनी है, यानी हमास जिसमें शामिल नहीं है। सिनवार ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया है। पीछे पीछे यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हैं इजराइल। क्यों पहुंचे हैं ये आप भी जानते हैं और डिटेल में बात करूंगा। साथ में आईसीसी का जो वारंट जारी होने वाला था वो वारंट अब बहुत जल्दी जारी होने वाला है और उसको लेकर इजराइल में तनाव चल रहा है। खबर आई है कि गैलेंट और नेतन्याहू मीटिंग कर रहे हैं कि इसके जारी होने के बाद क्या किया जाएगा। ये और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हैं। ईरान किस तरह से हमला करेगा इसको लेकर बात की है अमेरिका ने, अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आई है। ये सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी खबरें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक डॉक्टर का है। ये वहां पर रहती थी और उनका घर तोड़ दिया गया। घर तोड़ने के बावजूद उन्होंने टेंट में अपना मेडिकल का काम जारी रखा है। और दूसरा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें एक कुत्ते को लाया गया है फलस्तीनी बच्चों के बीच में उनका मन बहलाने के लिए। और आप देखिए फलस्तीनी बच्चों के चेहरे पर यह हंसी कितनी खूबसूरत लगती है। लेकिन इसके साथ ही यह खबर भी आपको जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि इजराइल ने बम गिराकर पूरी तरह से प्लान करके दो अजन्मे बच्चे जो तुरंत अभी जन्मे थे उन बच्चों और उनकी मां की हत्या कर दी है। जरा अपने दिमाग से सोचिएगा कि क्या ये बच्चे आतंकवादी हो सकते हैं जो अभी दुनिया में एक दिन पहले पैदा हुए थे। अगर आपको लगता है ये भी आतंकवादी हो चुके थे तो ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है इन बच्चों को जीने का हक है तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए। साथ में वो अपील जो मैं लगातार करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हक की बात हम लगातार करते रहें तो हमारे साथ भी जुड़िए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम की ये मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर सुपर थैंक्स हमें देना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप पिन कमेंट भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी देख देते हैं। लेकिन फिलहाल जुड़े रहिए और देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से इजराइल, फलस्तीन और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई सीज फायर हो जाए। कारण क्या है? कारण यह है कि ईरान के हमले का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है बिना कोई वार्निंग दिए। इस बार वो कोई वार्निंग नहीं देगा। वो जानता है कि किस तरह से अमेरिका से लेके और बाकी सारे मुल्क इजराइल के पीछे खड़े हैं, तो वो अपने सही समय पर हमला करेगा बिना कोई वार्निंग दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं। साथ में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इजराइल के अपने अखबारों का उनके पास जो सूचना है, इजराइल के पास जो सूचना है, उसके हिसाब से यह है कि हिजबुल्ला और ईरान इस बार इजराइल के कई इंपॉर्टेंट शहरों को टारगेट करेंगे, जिसमें वहां की राजधानी तेल अबीब भी शामिल है, हाइफा जो उनका सबसे बड़ा पोर्ट है वो भी शामिल है, किरीट सामियाना वगैरह तो शामिल हैं ही। तो बेहद इंपॉर्टेंट जो शहर हैं फाइनेंशियल नजरिए से या फिर सुरक्षा के नजरिए से इजराइल के, वहां पर ईरान और हिजबुल्ला हमला कर सकते हैं। और ज्यादा खतरनाक बात यह इसलिए है इजराइल के लिए कि इजराइल पहले ही देख चुका है कि हूथी के और हिजबुल्ला के दोनों के ड्रोन जो हैं बिना कहीं से चेक हुए सीधे उसके इंपॉर्टेंट शहरों और इंपॉर्टेंट सेंटर्स के ऊपर पहले ही पहुंच चुके हैं। देखिए, इंटेलिजेंस के मामले में इजराइल का और मोसाद का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजराइल कोई कमजोर कंट्री है, इंटेलिजेंस के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस जो ईरान और हिजबुल्ला का अभी दिख रहा है वो भी काफी मजबूत दिख रहा है। इसलिए अगर यह युद्ध होगा, अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए अमेरिका लगातार चाह रहा है नंबर 1 कि हिजबुल्ला के साथ जो वार चल रहा है वो डी एस्केलेट हो और दूसरा ईरान के साथ जंग ना शुरू हो। ये दो चीजें अमेरिका चाह रहा है। और इसीलिए आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के जो विदेश मंत्री हैं वो भी और जो
फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैं, फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं, वो दोनों इजराइल पहुंच रहे हैं। ब्लिंकन को भी इजराइल जाना था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की अनिश्चितताएं हैं, जिस तरह कभी भी वहां हमला हो सकता है, इसको लेकर ब्लिंकन शायद डर गए और उन्होंने अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दी है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्री जा रहे हैं, साथ में दोहा में, कतर के दोहा में सीज फायर की वार्ता आज शुरू होने वाली है। ये एक अजीबो गरीब टाइप की बातचीत है सीज फायर की, जिसमें अमेरिका के CIA के जो चीफ हैं वो हैं, इजराइल के मोसाद के चीफ हैं, कतर के लोग हैं, इजराइल के मिनिस्टर्स हैं। अगर कोई नहीं है तो वो हमास नहीं है, क्योंकि सिनवार ने बहुत पहले ही ये बात कह दी है कि जितना बातचीत होनी थी वो हो चुकी है। जहां पर सीज फायर की सहमति बनी थी वहीं पर सीज फायर कीजिए, नई बातचीत का नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को यह लगता है कि हमास ऐसा क्यों कह रहा है, उनको मैं बता रहा हूं कि नेतन्याहू ने 4 कंडीशंस रखी थी, तब भी रखी हैं और अब भी रखी हैं। अभी भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो 4 कंडीशन उन्होंने वापस रख ली हैं। आप स्क्रीन पर वो चारों कंडीशन देख पा रहे होंगे। नेतन्याहू की पहली कंडीशन ये थी कि एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे जो सशस्त्र फिलिस्तीनियन हैं, जिनके पास हथियार है, वो नजारिम क्रॉसिंग क्रॉस करके सेंट्रल गाजा से नॉर्थ में ना आ सकें, यानी उनको एक ही जगह रोक दिया जाए। अब यह मैकेनिज्म क्या होगी? यह मैकेनिज्म यह होगी कि इजराइल को अपनी सेना वहां पर रखने दिया जाए। दूसरी कंडीशन यह है कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, सलाह-अद-दीन एक्सिस जिसको कहते हैं, और रफा बॉर्डर जो है, उस पर पूरा कंट्रोल इजराइल का होगा। यह उनकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन यह है कि इजरायली जो प्रिजनर गजा के अंदर हैं, जो इजराइल के लोगों को गजा में अगवा किया गया है, उनका एग्जैक्ट नंबर बताया जाए। पहले ही हमास कह चुका है कि वो अलग अलग जगहों पर हैं और जो हालात हैं उसमें एग्जैक्ट नंबर बताया जाना पॉसिबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्या कहा है कि इजराइल की जेल में जो फलस्तीनी प्रिजनर हैं, उनमें से इजराइल किसको रिहा करेगा, किसको नहीं रिहा करेगा, यह फैसला इजराइल करेगा। हमास ये डिमांड नहीं कर सकता है। यानी सीधी सी बात है, अगर इसको 2 हिस्सों में बांट दें तो पहला हिस्सा यह है कि गजा के अंदर पूरी तरह से इजराइल की सेना बनी रहेगी, नंबर 1, और दूसरा ये कि इजराइल जिसको चाहेगा उसको रिहा करेगा और जिसको नहीं चाहेगा उसको रिहा करेगा, जबकि हमास को सभी को रिहा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि ऐसी शर्तें इसलिए लगाई जाती हैं कि सीज फायर कहीं से सक्सेसफुल ना हो। अभी अमेरिका में सब ये दिखाने में लगे हुए हैं कि हम इजरायलियों के बड़े करीब हैं, हम इजराइल के सबसे बड़े खैरखा हैं और हम युद्धबंदी चाहते हैं। ट्रंप जो ये कह रहा है कि पहले एक जमाना था कि कोई किसी ज्यू के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता था, लेकिन आज कोई भी बोलकर निकल जाता है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यूस का बहुत बड़ा समर्थक हूं क्योंकि वहां से पैसा आता है, पैसा ढेर सारा चाहिए, पैसा आ भी रहा है। तो ट्रंप एक तरफ ये बोल रहा है, कमला हैरिस भी इसी तरह की बात कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के लोग और अमेरिका के नागरिक जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे, जब मैं कहता हूं तो डिग्री से मेरा मतलब नहीं होता है, जो दुनिया की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो अब साफ साफ कह रहे हैं कि दरअसल अमेरिका कभी सीज फायर चाहता ही नहीं था। यूएस के एक रैपर है तो ये रैपर, इनका नाम है मैक्लेमोर, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज पे लगातार बोलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने बाकायदा एक वीडियो अपलोड की और जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स देते हुए बताया कि दरअसल अमेरिका कभी चाहता ही नहीं था कि वहां सीज फायर हो। जो सीज फायर चाहेगा, जो चाहेगा जंग बंद हो जाए, वो कभी 10 मिलियन, कभी 20 मिलियन, कभी 25 मिलियन हथियार भेजने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा। एक तरफ आप इजराइल को हथियार खरीदने के लिए पैसा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप खाड़ी के अंदर लगातार नए नए बेड़े भेज रहे हो। आपके यहां से बयान आता है कि अगर इजराइल के साथ कुछ हुआ तो हम इजराइल के साथ खड़े होंगे, और फिर आप जंगबंदी की बात करते हो, फिर आप सीज फायर की बात करते हो। सीधा सा मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। आप आज सीज फायर की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि किसी तरह से ईरान को मना सको आप कि वो हमला ना करे। डर बस इतना है कि अगर ईरान ने हमला किया, उधर से रशिया आ गया, इधर से चाइना आ गया, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, तो ये जंग बड़ी हो सकती है और अमेरिका को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चाइना ने तो बहुत
साफ साफ कई कई बार कह दिया है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी का जो मामला है वो खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे अमेरिका नीचे जा रहा है और अब दुनिया में उसकी सुप्रीमेसी वैसी नहीं चलेगी जैसी अब तक चलती रही है। सीधी सी बात है कि चाइना सीधे फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं जितने फलस्तीनी लड़ाकों का ग्रुप है अलग अलग, उन सबके लीडर्स को, हमास को, बाकी सबको, आईएस वगैरह को बुलाया था उन्होंने अपने यहां और अपने यहां उनकी परेड निकलवाई थी साझा। तो सीधी सी बात है कि चाइना टच में है। रशिया लगातार समर्थन कर रहा है। रशिया, मैंने आपको बताया था कि अब्बास साहब, कल मैं गलती से असद बोल गया था, अब्बास साहब वहां पे गए हुए थे और अब्बास साहब के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद पुतिन ने कहा कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा मिलना चाहिए। ये सारी बातें अमेरिका जानता है और अमेरिका इजराइल की हकीकत भी अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका के ही अखबारों में खबरें छपी हैं कि किस तरह से वेस्ट बैंक को पूरी तरह से इजराइल स्टेट का हिस्सा बनाने के लिए लगातार वहां घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लगातार उस जमीन को कब्जा किया जा रहा है। और नेतन्याहू का बयान आ चुका है कि जो जमीन हम कब्जा कर चुके हैं वो अब इजराइल का हिस्सा है। तो एक तरफ वो मुल्क है जो फलस्तीन को मुल्क ही नहीं मानता, फलस्तीनियों को इंसान ही नहीं मानता, और आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, आप चाहते हैं समझौता हो जाए। कभी आप कह देते हैं कि फलस्तीनियों को 2 स्टेट सोल्यूशन मिलना चाहिए। ये सब केवल बातें हैं, केवल जबानी जमा खर्च है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा सीज फायर का जो नाटक है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक है जो अमेरिका भी नहीं चाहता सक्सेसफुल हो। वो सिर्फ टालना चाहता है कि ईरान के साथ जो उसकी लड़ाई है टल जाए, और अरब मुल्कों की तो बात ही क्या करनी है। एक खबर अमेरिका और इजराइल और बाकी अखबारों में बहुत जोर शोर से चल रही है कि जॉर्डन का एक नागरिक है फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में उसने एक संयंत्र को नुकसान पहुंचाया है, काफी सारा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए क्योंकि जॉर्डन इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि जॉर्डन के आम लोग जो हैं वो बेहद नाराज हैं जिस तरह से इजराइल फलस्तीनियों की हत्या कर रहा है। लेकिन जॉर्डन के शाह साहब का क्या कहा जाए? जॉर्डन के शाह साहब, जिनकी जो पत्नी है, जिनकी जो अहलिया हैं वो फलस्तीन की हैं, और उनके बयानात का तो मतलब आप छोड़ दीजिए। अक्टूबर 2023 में जब 7 अक्टूबर को यह हमला होता है, 21 अक्टूबर को उनका एक बयान आता है जिसमें कहते हैं फलस्तीन को आजाद मुल्क बनना चाहिए। ईरान जब हमला करता है तो ईरान के ड्रोन्स को गिराते हैं, इजराइल को अपना एयर स्पेस यूज करने देते हैं, फिर बयान देते हैं कि ईरान अगर दोबारा हमला करेगा तो हम दोबारा वही करेंगे। फिर उनके विदेश मंत्री जाते हैं ईरान तो कहते हैं हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर उनका बयान आ जाता है कि इजराइल के लिए हमारा एयर स्पेस खुला हुआ है। तो ये सारे मुल्क जो आज नाटक कर रहे हैं, मैं कतर के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, वहां पर सीज फायर की वार्ता चल रही है, लेकिन सब जानते हैं कि कतर भी कैसे फाइनली जाकर अमेरिका की गोद में ही बैठेगा और बैठता है। ऐसे ही सऊदी अरबिया की कंडीशन है। अभी जब मिलियंस दिए गए इजराइल को तो सऊदी अरबिया को लड़ाई के जो हथियार देने पर प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया, यानी सऊदी अरबिया को लड़ाई के हथियार दिए जा रहे हैं ताकि वो हूथी का मुकाबला कर सके। सऊदी अरबिया के जो शाह हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ हम अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं, उसके चलते मेरी जान पर खतरा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अरब वर्ल्ड के अंदर क्या स्थिति है। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सब के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसीलिए फलस्तीनियों की जो लड़ाई है दरअसल वो फलस्तीनियों की लड़ाई बनकर रह गई है। बाकी लोग बातें कर रहे हैं, ईरान ने भी अभी तक हमला तो किया नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान हो गया, यमन हो गया, ये सारे जो मुल्क हैं, लेबनान हो गया, ये सारे मुल्क कम से कम इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और फलस्तीनियों को अपने तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं। और इनके साथ खड़ा हुआ है रूस और चीन। वजहें चाहे जो भी हों, मैं कोई रूस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, उसकी अपनी वजहें होती हैं, लेकिन वो साथ दे रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई मुश्किल लग रही है। और इसीलिए अमेरिका लगातार सीज फायर की बात कर रहा है, वरना अमेरिका ने दुनिया भर में जो किया है वो सब जानते हैं। इजराइल के अत्याचारों पर बोलने का उसको कोई मोरल हक भी नहीं है। आप सोच के देखिए, ये लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं। इजराइल के अखबार में कल एक खबर छपी है कि इजराइल ने कहा है कि 17,000 हमास से जुड़े हुए लोगों को हमने मार दिया। चलो, 1 मिनट के लिए हमेशा झूठ बोलने वाले इजराइल की इस बात को मैं सच मान लेता हूं कि उन्होंने 17,000 हमास से जुड़े हुए लोगों को मारा है। अब फलस्तीन में कुल मरने वालों की जो संख्या है वो 40,000 के आसपास है।
यानी जो बचे हुए 23,000 हैं, उनको तो इजराइल भी मान रहा है कि वो हमास से जुड़े हुए लोग नहीं थे, आम शहरी थे। तो 23,000 आम शहरियों को मारने वाले इजराइल के खिलाफ जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, सैंक्शन लगाना चाहिए और ये सारा कुछ करना चाहिए, वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इस तरह के मुल्क जो हैं, वो जाके इजराइल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इजराइल को फुसलाने और बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में लगातार माली और हथियार की मदद तो दे ही रहे हैं। अफगानिस्तान से एक खबर आई है पिछले दिनों, जिस खबर में यह बताया गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों ने अफगान नागरिकों की हत्या की, खेल खेल में हत्या की। मतलब उनके लिए यह खेल था, खेल खेल में हत्या की और उनकी उंगलियां काट कर रख ली ट्रॉफी की तरह। यह डेमोक्रेसी की बात, ह्यूमन राइट की बात करने वाला अमेरिका है और अमेरिका के सैनिक हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर लोगों की उंगलियां काट के, लोगों की हत्या करने के बाद लोगों की उंगलियां काट के रख ली ट्रॉफी की तरह। अबू गरीब जेल में जो इन लोगों ने किया है, इराक में जो इन लोगों ने किया है, अफ्रीका में जो इन लोगों ने किया है, वो सारा कुछ इतिहास में दर्ज है। अब चूंकि ये विनर्स हैं, जो विजेता हैं, दुनिया में इनका सिक्का चलता है, डॉलर चलता है, तो इनकी सारी कहानियां दबा दी जाती हैं। वरना दुनिया में जितना अत्याचार और जितना इनह्यूमन बिहेवियर अमेरिका ने किया है, शायद कोई और मुल्क हो जो उसकी बराबरी कर सके। हो सकता है बरतानिया, ब्रिटेन उसकी बराबरी कर सके, जो हमारे हिंदुस्तान में, अफ्रीका के मुल्कों में और दूसरी जगहों पर ब्रिटेन ने किया है, उससे उसका मुकाबला किया जा सकता है। ये सारे मुल्क जब नैतिकता की बात और शांति की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नाटक होता है और वहां के लोगों को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका से एक खबर आई थी कि एक बार फिर से ये चिंता हो गई है कि यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, स्टूडेंट आएंगे तो वो सारे जो है इजराइल के मुद्दे पर विरोध करेंगे, इजराइल का सड़कों पर आएंगे, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहां की एक सिंगर हैं जिनका नाम है जेंडेया। जेंडेया वो सिंगर हैं जो शोज करती हैं और शोज से जो पैसा मिलता है वो गजा के लोगों को भेजती हैं, गजा में मदद करती हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, मैं यूरोप घूम के आया, कुछ लोगों से मुलाकात हुई और ये बात समझ में आ रही है कि धीरे धीरे वहां के नागरिक कम से कम समझ रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो अत्याचार कर रहा है। और कुछ मुल्कों में तो ये बात अब खुल के कही जा रही है। स्पेन की मैं बात करूं, स्पेन की MEP हैं आयरिन मोंटेरो। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि इजराइल जो है वो जेनोसाइडल देश है, वो ऐसा देश है जहां पर जेनोसाइड किया जाता है, जहां पर लोगों को बिना वजह मारा जाता है। ये बात उन्होंने बयान जारी करके कही है। और यूरोप के कुछ मुल्क हैं, नॉर्वे हो गया, स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, जिन्होंने न केवल फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया है बल्कि लगातार लगातार फलस्तीन के पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के जो लଗୁए भगुए हैं उनका सारा खेल इसीलिए है कि किसी तरह से इजराइल को बचाया जा सके। अब्बास साहब की खबर यह है कि अब्बास साहब लौट कर आए हैं। अब्बास साहब रशिया गए थे, वहां पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी, वहां से लौट के वो टर्की आए हैं। टर्की भी बड़ा इंटरेस्टिंग देश है, आर्दोगन है वहां पर। आर्दोगन पहले ही कई कदम उठा चुके हैं, उनके साथ भी कहा जाता है आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि वो थोड़ा अड़े हुए, थोड़ा टिके हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के साथ सारे तिजारती अपने जो रिश्ते थे वो खत्म किए। उसके बाद नाटो की मीटिंग में बैठकर कहा कि नाटो जिस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है वो गलत है। और कल अब्बास साहब जो हैं टर्की के जो संसद है उसके अंदर बोल रहे थे, उन्होंने जो एक क्या कहते हैं उसको, दुपट्टा या कैफिया जो भी आप कहना चाहें, पहना हुआ था, उस पर टर्की और फलस्तीन दोनों के झंडे लगे हुए थे। और वहां उन्होंने ये कहा कि वो लौट कर गजा भी जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि रफा के रास्ते वो गजा जाएंगे। अब इजराइल उनको अलाउ करता है नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब्बास साहब को लेके बहुत सारी बातें की जाती हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, लंबी लड़ाई लड़ी है फलस्तीन की आज़ादी के लिए। उसके बाद वेस्ट बैंक में ये लोग सेटल हो गए, फतेह के हैं ये, जिनका वेस्ट बैंक में राज कहा जाता है चलता है, लेकिन वो राज ऐसा है कि लगातार इजराइल जमीनें कब्जा करता जा रहा है। फतेह को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो पुलिस और सेना का काम इजराइल संभालता है। और दरअसल इस सीज फायर से भी इजराइल यही चाहता है कि गजा के अंदर हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाए, गजा में सेना ना रख पाए हमास, या जो भी गजा को रूल करे वो अपनी सेना ना रख पाए, ताकि धीरे 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 इजराइल गजा को भी वैसे ही खा जाए जैसे वो वेस्ट बैंक को खाता चला आ रहा है। और पूरा पश्चिम
कुछ एक मुल्कों को आप छोड़ दीजिए, तो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका की लीडरशिप वाला पूरा पश्चिम इस मामले में उसकी कभी फ्रंट डोर से और कभी बैक डोर से सहायता ही कर रहा है। इसलिए अगर ये सीज फायर होता भी है, बिना हमास के अटेंड किए किसी सीज फायर की घोषणा कर भी दी जाती है और उसमें नेतन्याहू की ऐसी शर्तें मान ली जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता फलस्तीन में किसी तरह की शांति होगी। फलस्तीन में शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाया जाए और फलस्तीन को भी वो सारे हक व हुकूक दिए जाएं जो किसी भी आजाद मुल्क को होते हैं। वहां के बच्चे भी चैन से पढ़ पाएं, लिख पाएं, वहां की माएँ भी शांति से रह पाएं, वहां के नौजवान भी अपने तरीके से रह पाएं, उनको भी वही सिक्योरिटी, वही इज्जत, वैसा ही पासपोर्ट मिले। पासपोर्ट पे एक पुराना पासपोर्ट मैं पहले भी दिखा चुका हूं, बार बार याद आ जाता है। एक वक्त ये था कि यहूदी आए थे फलस्तीन के अंदर और फलस्तीन ने उनको अपना पासपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम फलस्तीन के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। धोखा दिया उन्होंने, फलस्तीन को धीरे धीरे कब्जा कर लिया, यहाँ के लोगों को दुनिया भर में जाना पड़ा और अब हालत यह है कि वो अपने ही मुल्क में लौट के नहीं आ सकते हैं। और जब तक ये हालात बने रहेंगे, जंग की संभावनाएं बनी रहेंगी, जब तक बच्चों के साथ, औरतों के साथ, जवानों के साथ इस तरह का जानवरों जैसा व्यवहार होता रहेगा, तब तक उनके अंदर गुस्सा, उनके अंदर हिंसा पनपती रहेगी। अगर ये सब खत्म करना है तो एक ही तरीका है, 1948 में जो यूएन ने 2 स्टेट सोल्यूशन दिया था उसको लागू किया जाए। चूंकि अमेरिका और इजराइल उसको कभी लागू नहीं करेंगे, इसलिए ये दुख की बात ही है कि फिलहाल उस इलाके में शांति की कोई लंबी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। तुरंत अगर जंग रुक भी जाए तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद किसी न किसी तरह से फिर कोई हिंसा भड़केगी, क्योंकि इजराइल लगातार कोशिश करेगा बची हुई जमीन पर कब्जा करने की और फलस्तीनी उसकी मुखालिफत करेंगे। खैर, आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। जहां तक इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हक बात दूर तक पहुंचनी चाहिए और उसको दूर तक पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।